आशा ये की जाती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समझ पैदा हो, लोग इन पर्वों, उत्सवों और तमाम ऐसे माध्यमों से चीज़ों से अवगत होते रहें। दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें लोगों को दुर्गम ना लगें, समझ सकें, और दूसरी इसके पीछे एक और भी दार्शनिकता छिपी रही है, उद्देश्य छिपा रहा है कि लोगों के जीवन विकास में कैसे त्वरा लाई जा सके, कैसे उसे संभव बनाया जा सके। मनुष्य के 4 जो जीवन के विकास हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक, वो चारों विकास कैसे मनुष्य हस्तगत कर पाए। आधुनिक भाषा में उसे PQ, IQ, EQ, SQ हम लोग बोलते हैं। ये जीवन का समग्र विकास है। वास्तव में जीवन जितना सुविकसित और समुन्नत होगा, उतना वो बेहतर होगा, और सभी कार्यों को आप करने में तभी सफल होते हैं जबकि आपका व्यक्तित्व उसके योग्य हो। सामाजिक पूरी संरचना मनुष्य के इस 4 आयामी समग्र विकास पर आधारित है। तो इसमें चारों आयाम इसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये चारों आयाम मनुष्य के कैसे विकसित हों, चारों आयामों तक कैसे पहुंचाया जाए मानवीय व्यक्तित्व को। भारत में इस पर काफी काम हुआ था पीछे। दिक्कत यह है कि समाज में जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई तो व्यक्तित्व कितना भी ऊंचा हो, सामाजिक व्यवस्था में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। यदि योग्यता के अनुसार सामाजिक व्यवस्था भी बनी हुई हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई उपयोग होगा। अब मान लीजिए कि किसी को एक अच्छा शिक्षक बना दिया जाए, लेकिन समाज में शिक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति कभी ना हो, तो उसके भीतर जो शिक्षकत्व है, उसके भीतर जो ये टैलेंट है, उसके भीतर जो ये प्रतिभा है, उसकी क्या उपयोगिता होगी। समाज की व्यवस्था को वरीयता क्रम पर आधारित खड़ा करना आवश्यक है, तभी मानवीय व्यक्तित्व का जो वरीयता क्रम विकसित होगा उपयोगी हो पाएगा। मनुष्य के चौथे विकास, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से संबंधित रहा है ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, जिसमें मनुष्य के भीतर उसकी आध्यात्मिक जो योग दशा है उसको कैसे संभव बनाया जाए।
उसकी उपयोगिता को उत्पन्न करके ही व्यक्तित्व का लाभ उठाया जा सकता है। व्यक्तित्व विकसित हो भी जाता है और अगर उपयोगी नहीं है तो निरर्थक है। मानवीय व्यक्तित्व योग सिद्ध हो भी जाए, उसका गुरुत्वपूर्ण भी हो जाए और समाज में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, किसी में ये गुरुत्व आ जाए तो उसे समाज में नेतृत्व के लिए, ऋषित्व के लिए, शोध अनुसंधान कार्य के लिए चुना जा सकता है। दूसरी एक बात और है, किसी का आध्यात्मिक विकास तभी उपयोगी होता है जबकि उसके पूर्व के डायमेंशन विकसित हों, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। मनुष्य फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली अगर विकसित है तो उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कोई उपयोगिता है। अन्यथा वो कितना भी योगस्थ हो जाए, कितना भी वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाए, जब समाज में कोई उसकी उपयोगिता नहीं है तो वो क्या करेगा। इसलिए और एक इसके पैरेलल दूसरी बात भी कि लोगों के पहले के स्टेप्स विकसित नहीं किए जा रहे हैं तो आध्यात्मिक रूप से विकसित होकर के वो स्वयं भी निरर्थक रहता है, उसकी उपयोगिता नहीं होती। आध्यात्मिक विकास यात्रा मनुष्य की तभी उपयोगी और संभव होती है सही रूप में जबकि वो क्रमबद्ध रूप से विकसित हुआ हो। जैसे एक व्यक्ति में कोई कल्पना शक्ति विकसित नहीं है और संकल्प शक्ति विकसित कर दी जाए तो कल्प के बिना संकल्प निरर्थक हो जाता है। जो विचार नहीं कर सकता वो किसी बात का व्रत लेके क्या करेगा, वो व्रत भी हठ सिद्ध होने वाला है, उसका बुद्धि की व्रतशीलता निरर्थक होगी। तो मनुष्य को व्रतशील बनाने के लिए, उसे श्रद्धालु बनाने के लिए, उसे प्रेमपूर्ण बनाने के लिए, उसे भावनाशील बनाने के लिए पहले बुद्धिमान बनाना जरूरी है। मतलब ईक्यू का डेवलपमेंट तभी उपयोगी होगा जबकि उसके आईक्यू का डेवलपमेंट हुआ हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो ना केवल मानवीय विकास में बाधाएं खड़ी हुई हैं बल्कि उनकी उपयोगिता के लिए समाज में पदस्थापना भी न्यायोचित नहीं रह गई है। तो उसकी वजह से ये सभी पर्व और सभी चीजें, जितने भी ऐसे आयोजन हैं अथवा उत्सव हैं अथवा ये सभी धीरे धीरे समय के साथ अपना मूल्य खोते चले गए। अब मूल्य कब वापस आएगा? जब आप समाज को न्यायशील बनाएंगे, समाज में न्यायशील व्यवस्था लाएंगे तो व्यक्तित्व के विकास की उपयोगिता होगी और व्यक्तित्व के विकास को अवसर भी तभी मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। पहले कोई भी आदमी नवाब यानी कलेक्टर बन जाता था उसके लिए कोई आईएएस टेस्ट नहीं। बीच में जब अंग्रेजों के समय पर आईएएस टेस्ट शुरू हुए तो किसी भी प्रशासनिक पद पर जाने के लिए लोगों को टेस्ट से गुजरना पड़ा। तो सीधे कोई तलवार के बल पे अथवा जुगाड़ के बल पे अथवा किसी बड़े पदाधिकारी का, वो मान लो प्राइम मिनिस्टर का आदमी है तो वही बना दिया जाएगा कलेक्टर, कि कोई राष्ट्रपति का आदमी है तो वो कलेक्टर बन जाएगा।
उनका परिचित है या उनका पड़ोसी है अथवा उनका पारिवारिक सदस्य है, रिश्तेदार है। ख्याल करें कि जब आईएएस टेस्ट नहीं होते थे तब ये नियुक्तियां कैसे होती थी, क्योंकि पोस्टें तो ये सदा से हैं और सदा रहेंगी भी। थोड़ा इस पर विचार करें कि जब आईएएस आईपीएस के टेस्ट नहीं होते थे, इनके कॉम्पिटिटिव टेस्ट जब नहीं थे, और जब लोक सेवा आयोग का भी गठन नहीं था, तो उस समय ये जो पोस्टिंग्स थीं, पदस्थापनाएं थीं, वो कैसे होती थीं। और जब लोगों को मालूम है कि ये योग्यता पर आधारित कोई टेस्ट नहीं है, तो उसके लिए योग्य बनने की क्या जरूरत है। फिर तो लोग जुगाड़ जामा ही करते नजर आएंगे, योग्य बनने की कोशिश क्यों करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रयास क्यों करेंगे। व्यक्तित्व के विकास की जरूरत तब है जब वहां पे उस प्रकार के व्यक्तित्व का कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो, प्रतियोगी वहां परीक्षा हो, उस प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा लोग चुने जाएं और उस पद के लिए प्रॉपर न्यायोचित पात्रता की घोषणा भी पहले से की जाए। जैसे 4 प्रकार के समाज में कर्म होते हैं: कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म। और इन चारों कर्मों को करने के लिए 4 प्रकार की पात्रताएं वास्तव में जरूरी होती हैं, उनके बिना आप उन कर्मों को नहीं कर सकते। जैसे कृषि कर्म करने के लिए आपकी शारीरिक सामर्थ्य नंबर 1 पे होनी चाहिए। अगर आपके भीतर शारीरिक क्षमता विकसित नहीं है, शारीरिक बल विकसित नहीं है, शारीरिक कर्म करने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, तो आप कृषि क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। और अगर सफल होना चाहेंगे तो चालाकी से दूसरे को गुलाम बनाएंगे, उसको मुर्गा बना के और इस्तेमाल करेंगे, खुद कोई काम नहीं करेंगे। कृषि कर्म वास्तव में करने के लिए आप गोपालन भी करना चाहते हैं, गाय भी पालना चाहते हैं, डेयरी लगाना चाहते हैं कृषि क्षेत्र में, तो आप कैसे डेयरी का काम भी करने के लिए आपको उतना परिश्रमी होना पड़ेगा। इनमें अधिकांशतः 90% से भी अधिक शारीरिक श्रम की इसमें आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में खेती, उद्यान, पशुपालन, ये तीनों काम कृषि क्षेत्र में होते हैं। इन तीनों कामों के लिए मनुष्य में शारीरिक क्षमता होनी आवश्यक है। इसी तरह से दूसरा जो वाणिज्यिक कार्य है वो कृषि कर्म से अधिक उन्नत है और ज्यादा सामर्थ्य की मांग करता है। उसमें 2 क्षमताएं कम से कम आपको चाहिए, एक शारीरिक सामर्थ्य, दूसरी मानसिक सामर्थ्य भी। उसे वाणिज्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि वाणी का विकास किए बिना, तार्किकता, कल्पनाशीलता का विकास किए बिना कोई भी व्यक्ति वाक्पटु नहीं हो सकता। वाक्पटु नहीं, तर्कशील नहीं है, विचारशील नहीं है, कल्पनाशील नहीं है, तो वो ये कैसे कल्पना कर पाएगा कि वो कोई माल कितने का है, कितने में बेचें। अपने तर्कों द्वारा ग्राहक को कैसे संतुष्ट करें, सब वाणी का उपयोग है। शरीर का उपयोग उसमें बहुत कम हो जाता है वाणिज्यिक क्षेत्र में, और मानसिक क्षमता का उपयोग बढ़ जाता है। जबकि कृषि क्षेत्र में शारीरिक क्षमता का उपयोग सर्वाधिक है और बाकी क्षमताओं की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। वाणिज्यिक क्षेत्र बिल्कुल उससे हटके है और इसमें मानसिक सामर्थ्य नंबर 1 पे मांगता है। बाकी क्षमताओं की जरूरत उतनी इसमें नहीं है। यदि आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, कल्पना शक्ति के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा आप मजबूत हैं, विकसित हैं, सक्षम हैं, तो आप बड़ी आसानी से वाणिज्यिक क्षेत्र में उतर सकते हैं और उसके कर्म और पद और संपदा की उपयोगिता आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो कर्म है समाज में वो है राज्य कर्म। राज्य कर्म क्या है? प्रजा का रक्षण करना,
प्रजा के हितों की रक्षा ही राज्य का धर्म कर्तव्य है। अब ये रक्षा कर्म कैसे होगा? आप जनहित की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको जो सबसे बड़ी सामर्थ्य की आवश्यकता होगी वह होगी भावनात्मक सामर्थ्य की। जब तक आपका हृदय विकसित नहीं, आप प्रेमपूर्ण नहीं, आप संवेदनशील नहीं, आप किसी की सेवा क्यों करेंगे? अब लोक सेवा आयोग से आप भर्ती हो गए और आपका टेस्ट जो है पीक्यू अथवा आईक्यू का ले लिया गया, इमोशनल कोशंट का टेस्ट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे उस समय? आप वाणिज्य जैसा उसका काम करेंगे, वाणिज्यिक क्षेत्र का जैसा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ। हर फाइल पे पैसे मांगेंगे, सेवा भाव से आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। हर आने वाले नागरिक से आप इरिटेट होंगे, उस पर क्रोधित होंगे। प्रेम के बिना आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। स्कूल में बच्चों की सेवा नहीं कर सकते, आप अस्पताल में मरीजों की सेवा नहीं कर सकते, आप दूसरे सरकारी दफ्तर में बैठे हैं वहां आने वाले नागरिकों की सेवा नहीं कर सकते। तो भला ये सेवाएं, राजकीय जो भी सेवाएं हैं, ये भावनाशील हुए बिना आप कैसे करेंगे? प्रेम ही सेवा भाव को जन्म देता है। किसी का हृदय जितना अधिक प्रेमपूर्ण है, माने उसका इमोशनल कोशंट जितना ऊंचे दर्जे का है, उतना अधिक मात्रा में वो सेवा भावी होगा। अभी आप पुलिस में जाते हैं, दिन भर पुलिस गालियां दे रही है। क्यों गालियां दे रही है? क्योंकि वो दे आर नॉट सेंसिटिव, वो संवेदनशील नहीं है, वो प्रीतिपूर्ण नहीं है। प्रेम कभी किसी को गाली नहीं दे पाता। गाली देना किसी दूसरे के खिलाफ क्रूएल व्यवहार है, क्रूर व्यवहार है। दूसरे को जलील करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के मान का मर्दन करना, यह अपमान एक प्रकार से यह अपराध भी है। लेकिन जब पूरी पुलिस टीम ही नीचे से ऊपर तक सारे ही गाली बकते हों, तो अपमान रूपी अपराध बोध होगा किसे? और अब तो हमको लगता है अपराध ही आचार हो गया है। तो आचार और व्यवहार, जब नेता लोग गाली गलौज से बात कर रहे हैं तो ये तो प्रशासन तो उससे नीचे है। समाज में जो समस्या आ रही है वो इसी पात्रता के अभाव में जो पद नियुक्तियां हो रही हैं उसकी वजह से आप समस्या भुगत रहे हैं। आईक्यू स्तर के आदमी राजकीय क्षेत्र में चले गए, आईक्यू स्तर के आदमी नेतृत्व क्षेत्र में चले गए। और आप देखें, भावनात्मक विकास के बिना आप अच्छे प्रशासक नहीं बन सकते, अच्छे लोक सेवी नहीं हो सकते। लोक सेवा आयोग, लोक माने होता है जनता। अब जनता की सेवा करनी है तो आप लोक सेवा आयोग से भर्ती हो जाइए। समस्या ये है कि यदि आपको जनता की सेवा करनी है तो आपको भावनात्मक रूप से सेंसिटिव होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। आप ना संवेदनशील हैं, ना साहसी हैं, ना आप श्रद्धालु हैं, तो आप सही बात मानेंगे क्यों? सद्वृत्त नहीं है, माने सज्जनता आप में नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो आप सद्व्यवहार करेंगे कैसे? सेवा सद्व्यवहार के बिना होगी कैसे? जनता की सेवा करनी है, पूरे इतने बड़े समाज की सेवा करनी है, तो आपको उतना सेवा भावी होना तो अपेक्षित है। और इस अपेक्षा पर जो खरा नहीं उतर रहा है वो वहां राजकीय पदों पर जाना ही क्यों चाहता है? अथवा उसे ले जाकर क्या होगा? टेस्ट होना चाहिए जिसमें ईक्यू टेस्ट हो और वहां पर इमोशनली जो ज़्यादा विकसित लोग हैं उनको वहां ले जाया जाए। अभी जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर आईएएस आईपीएस के जो टेस्ट हैं उसमें ईक्यू टेस्ट नहीं हो रहा है, वहां पे पीक्यू और आईक्यू ही जंच रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि वहां पे पीक्यू और आईक्यू स्तर के आदमी ही पाए जा रहे हैं जो कृषि अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र के योग्य हैं और चले गए राजकीय क्षेत्र में, राजकीय पदों पर। तो राज कर्मचारी बनने के लिए ये तीसरा डायमेंशन विकसित होना बहुत जरूरी है, जो प्रेम का
केंद्र है, इमोशंस का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है। ये क्रिया और विचार से ऊपर है। क्रिया शक्ति से कृषि कर्म हो सकता है, विचार शक्ति से वाणिज्यिक कर्म हो सकता है। वहां वाणी है, तर्क है, वाणी से वाणिज्य हो जाता है। लेकिन ये क्रिया और विचार पर्याप्त नहीं है सेवा के लिए। भावना का पुट चाहिए, संवेदना का पुट चाहिए। संवेदनशील व्यक्ति जो दूसरे की पीड़ा में पीड़ा की अनुभूति करे उसे संवेदनशील कहते हैं। दूसरे की वेदना में स्वयं भी उसी के समान वेदना की अनुभूति करे, दूसरे के दर्द पर जिसको आंसू आता हो, दूसरे की खुशी में जो खुश हो सकने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसा व्यक्ति ही संवेदनशील होता है और उसको राजकीय पदों पे जाना चाहिए। अब चौथा पद एक और है समाज में, जो कृषि, वाणिज्य और राज्य से भी ऊपर है, जिसे नेतृत्व का पद कहते हैं। अब जो नेतृत्व का पद है ये इन 3 योग्यताओं से नहीं चलता। उसमें पहले 3 योग्यताएं अगर हैं भी तब भी वो नेतृत्व नहीं कर पाएगा। कई लोग हैं राजनीति में घुसे हैं और कहते हैं जनता की सेवा करें। जनता की सेवा करना राजनीति का धर्म नहीं है, ये प्रशासन का धर्म है। जनता की सेवा के लिए लोक सेवा आयोग बना है। चुनाव आयोग जो है सेवा के लिए नहीं बना है, वो नेतृत्व के लिए बना है। आप नेता बने हैं, नेतृत्व करेंगे कि सेवा में जुट जाएंगे? और आज उल्टा हो रहा है। वो सेवा के नाम पे उनके साथ दांव पेच खेल रहे हैं। सेवा उनको करना भी नहीं, इसके बावजूद सेवा कर रहे हैं। उनको न्याय करना है, नेतृत्व देना है, न्यायशील नियम, न्यायशील नीतियां, न्यायशील निर्णय ये करने हैं। नियम, नीति, निर्णय, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये 3 जो हैं नेतृत्व कर्म है। और इन तीनों में जो राजनेतागण वहां पहुंचे हैं, बैठे हैं, उनको इन तीनों को न्यायशील बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उनका उत्तरदायित्व है कि वो विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका, इन तीनों को वो न्यायशील बनाएं। इनके द्वारा न्यायशील नियम, न्यायशील नीति, न्यायशील निर्णय करें। अब ये होगा कैसे? यदि व्यक्ति में SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट विकसित है। स्पिरिचुअल कोशेंट क्या है? जो आपको आत्मस्थ बनाता है। आत्म विवेक के द्वारा ही आप देख पाते हैं। जो व्यक्ति आदतों के विक्षेप से ग्रस्त है वो कभी आत्म विवेकी नहीं हो पाता। और आदतों के अनुसार वो चलता, बोलता, खाता, जीता, काम करता, तो आदतें उसकी जो बचपन से बनी रहती हैं वो सब खंड खंड वाली हैं, वो सर्वात्मक नहीं होती। आदतें सबकी निजी निजी प्रायः देखी जाती हैं। तो निजी आदतों से प्रेरित होकर जो करता है, किसी को हिंदुत्व की आदत है, किसी को इस्लामत्व की आदत है, किसी को जैनत्व की आदत है, किसी को बौद्धत्व की आदत है। तो ये तमाम आदतें हैं, तमाम संस्कार हैं। अलग अलग संस्कृतियों में पले बढ़े लोग अलग अलग आदतों वाले हैं, अलग अलग संस्कारों वाले हैं, अलग अलग गुणों वाले हैं, अलग अलग उनके सारे नेचर ही उनके डिफरेंट हैं। और वो उन आदतों से आग्रही होते हैं, तो इसलिए वो निष्पक्ष नहीं हो पाते। अब एक न्यायाधीश है, उसके सामने किसी हिंदू का केस आ गया और वो आदत का गुलाम है, अपने हिंदुत्व की आदत से ग्रस्त है, तो वो फैसला देते समय निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। एक कोई मुस्लिम वहां बैठ गया, अब अगर वो इस्लामी आदतों का शिकार है तो जैसे ही केस आएगा वो अपने पद पर निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, वो निश्चित रूप से पक्षपाती निर्णय दे बैठेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक किसी का आत्म विवेक विकसित नहीं हो जाता, जिसे SQ कहते हैं आज की भाषा में, आधुनिक प्रचलित शब्दावली में स्पिरिचुअल कोशेंट, जब तक किसी का ये SQ विकसित नहीं है तब तक नीचे के तीनों क्यूज बेकार हैं, क्योंकि उन तीनों क्यूज से ये वाला काम नहीं होगा। विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका नहीं चलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि सही विधान बने, मंत्री सही नीतियां बनाए और न्यायाधीश सही निर्णय दे न्यायालय में, न्यायशील, तो न्यायशील निर्णय देने के लिए, न्यायशील नीतियां बनाने के लिए, न्यायशील विधान बनाने के लिए आपको निष्पक्ष न्यायकारी होना होगा। निष्पक्ष केवल आत्मा होती है, आदतें नहीं। आदतें ही पक्षपात का मूल कारण है। तो जब आदतें पक्षपाती हैं तो आदत से ग्रस्त व्यक्तियों को आपने समाज में लीडर बना दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व उसके हाथ में दे दिया और तीनों पद उसने कैप्चर कर लिए, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये तीनों उसके हाथ में चले गए। चौथा खंभा है आजकल प्रजातंत्र में घोषित किए हुए हैं, वो है मीडिया। अब मीडिया में एक भी आदमी ना एसक्यू लेवल का है ना ईक्यू लेवल का है, वहां सारे के सारे तर्कशास्त्री बैठे हुए हैं। दिन भर बकवास उनसे करा लो किसी एक बात पर, कोई भी एक सार्थक चर्चा किसी भी टेलीविजन चैनल पे, लोग थक गए हैं। अब तो समझदार लोग इससे हटने लग गए हैं कि इनके पास किसी भी बात पे कोई सही ना तर्क है ना सही विचार है, और सारी मीडिया का ही हाल है। तो मीडिया में भी पात्रता एसक्यू स्तर की अगर होती तो निष्पक्ष ढंग से वो रख पाते कोई बात। अब वो कमर्शियल हैं और पैसे के लिए जिंदगी जी रहे हैं, जहां जो अगर उनको इतना तक डर है कि अगर कुछ सही बात कहेंगे तो मालिक निकाल देगा, तो एंकरिंग खत्म हो जाएगी, तो बेचारे वो अपने डरों और अपने तमाम भयों और तमाम संकटों, जरूरतों के अनुसार सोच समझ कर बातें करते हैं, ना कि निष्पक्ष। तो मीडिया भी निष्पक्ष ना रही। चौथा खंभा भी आपका गया। हालांकि इस चौथे खंभे की जरूरत नहीं, फिर भी जबरन ये ठसा हुआ है, चौथा खंभा बना हुआ है। हाँ, ये फालतू बात, इसकी जरूरत नहीं होती। वो तीनों अगर सही ढंग से चलें तो इसकी वकालत करने की क्या जरूरत है किसी पत्रकार की। पत्रकार जो है राजनीति का वकील है, ऐसा समझ लें। जैसे कोर्ट में वकील की जरूरत आजकल है, बैठे हुए हैं लोग, उसी तरह से पूरी राजनीति का वकील जो है ये पत्रकार बना हुआ है। वकालत दिन भर कर रहा है, इस नेता को पकड़ा, उस नेता को पकड़ा, इससे फालतू बातें उससे फालतू बातें करके वो घंटों डिस्कशन कराता है और किसी निर्णय पे कभी नहीं आता। पूरा देश किसी निर्णय पे नहीं आता। और समाचार भी वो जो चलाते हैं वो अपने काम के समाचार हो देते हैं, निजी निजी फायदों के हिसाब से समाचार दिखाए जाते हैं। अगर उनको कोई सही बात दी जाए, कोई सही तर्क दिया जाए, कोई सही प्रस्ताव दिया जाए, कोई सही बात उनके सामने रखी जाए, कोई सही मुद्दा रखा जाए, तो वो उससे भाग जाते हैं, कहते हैं अरे भैया एंकर हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसी बातें मत रखो। तो इतने डरे हुए लोग। अब ये चौथा खंबा है आपका, तो चारों खंबे गए, क्योंकि पात्रता अनुसार आपने कोई सिस्टम रखा नहीं। वहां एसक्यू लेवल की पात्रता चाहिए थी शासन के लिए। तो शासन के मूलतः ये तीन जो स्तंभ हैं, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका, इन तीनों में विधायक, मंत्री और न्यायाधीश बनने के लिए उसका पीक्यू सही हो, आईक्यू सही हो, ईक्यू सही हो, एसक्यू भी अंत में पास करके वो दिखाए, तब तो उसको आप विधायक, मंत्री और न्यायाधीश बनाओ। और जब उसमें ये विवेक ही काम नहीं करता, विक्षेप काम कर रहे हैं, विक्षिप्त है वो, आदतों से ग्रस्त है वो, वृत्तियों से पीड़ित है, तो ऐसे विक्षिप्तों को आप राजनीति में परमिट कर रहे हो, तो राजनीति कहां से तुम्हारी पवित्र रहेगी? जाहिर है गंदी हो जाएगी। क्यों? अगर हिरन की जगह सुअर पाल लोगे तो गंदगी में ही उसे लौटना है और गंदगी लपेट के ही घर में घुसना है, तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे राजनीति गंदी हो गई। राजनीति कभी गंदी नहीं हो जाती। आपने व्यवस्था में ये दोष रखा हुआ है कि वहां पे पात्रता अनुसार एसक्यू स्तर की पात्रता, आत्मा ही केवल निष्पक्ष है। आत्मस्थ व्यक्तियों को हमेशा नेतृत्व दीजिए, यही गुरुत्व है। और यही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य भी है कि एक अच्छा पूर्ण गुरु, पूर्ण कौन है? जो पूरी तरह से आदतों से मुक्त होकर पूर्णतः
आदतों से मुक्त होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, उसी की समझें आज गुरु पूर्णिमा है। बाकी अब किसी को ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान खोखला है इस मामले में। क्यों? विकास यात्रा ही रुकी हुई है। जब जरूरत नहीं है तो लोग मेहनत क्यों करें विकास के लिए इतना? आप ये घोषित ही नहीं कर रहे हैं कि एसक्यू विकास करो, एसक्यू स्तर का टेस्ट होगा, एसक्यू स्तर का ही व्यक्ति राजनीति में जा पाएगा। उसको पास ना करने वाले को राजनीति में प्रवेश नहीं है। आप घोषित कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, आप देखेंगे कोचिंग सेंटर खुल गए, जगह जगह 4Qs के कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। आप चारों पदों के लिए, 4 पद कौन से हैं समाज में? कृषक, वणिक, रक्षक, नायक, माने कृषि कर्मी, वाणिज्य कर्मी, राज्य कर्मी, नेतृत्व कर्मी। इन चारों प्रकार के पदों के लिए 4 प्रकार की ये पात्रताएं होती हैं: PQ, IQ, EQ, SQ। फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, देन स्पिरिचुअल कोशेंट। 4 कोशेंट्स आर देयर। इन चारों कोशेंट के आधार पर आप पूरी सामाजिक व्यवस्था अपनाइए और फिर उसका आनंद लीजिए। देखिए कि समाज कैसे तरक्की करता है, और ना कर जाए तो हमको बताओ। आप एक बार करके देखो, इसे इंप्लीमेंट करो और संविधान में इसका प्रावधान करो कि PQ लेवल का आदमी कृषि क्षेत्र में जाएगा। दूसरे लोग कृषि क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं जिनको किसानी नहीं करना? तो जो शारीरिक दशा के लोग हैं, जिनका मानसिक और भावनात्मक चेतनात्मक विकास नहीं है, उनको प्रथम अधिकार जमीन पे मिल जाना चाहिए था। कृषि भूमि सब उनकी है और दूसरे लोग जमींदार बने बैठे और दूसरे पदों पर भी अरे प्रति परिवार 1 रोजगार का न्याय ठीक है, और ये दूसरा कहां से इतना अन्याय चल रहा है कि एक व्यक्ति हजारों प्रकार के रोजगार के साधन रख लेगा और दूसरे व्यक्ति के पास एक भी नहीं, और जिसके पास है उसको और दूसरा रोजगार दे रहे हो। जिनका अब सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा जी हैं और लता जी हैं, इनको ऑलरेडी इनकम है दुनिया भर की, अब इनको भी राज्यसभा में और बैठा दिया। अब बोले खिलाड़ियों को रखेंगे अरे खिलाड़ी आदमी हो सकता है PQ वाला ही हो, तो PQ वाला वहां पे राजनीति में क्या करेगा भैया? राज्यसभा में जाके। ज्यादातर तो खेल PQ वाले हैं। अब जैसे मान लो कोई कबड्डी का खिलाड़ी है, अब बड़ा नेशनल चैंपियन है, बोले अभी राज्यसभा में मनोनीत कर दिया, इसका नॉमिनेट हो गया, वो करेगा क्या वहां जाके? उसका तो बस उसे भूख लगती है कि चीज पता है, अजोर से गुस्सा आता है। ये PQ है। खाना खाना, खूब गुस्सा करना, खूब जोर से नींद आना और सो जाना, और उठना तो फिर खाना तलाशना, अब खाना तलाशना और खेलना कूदना। तो ज्यादातर खेल तो PQ वाले हैं, जैसे फुटबॉल, जैसे हॉकी, जैसे कुश्ती, खो खो। इनमें क्या शारीरिक रूप से दौड़ रहे हैं आप सारा दिन, तो इसमें फिजिकल सामर्थ्य का ही मूल योगदान है। कृषि क्षेत्र के लायक ठीक है, तो उनको संसद में बैठा के क्या करोगे? खेल से लाओगे तो बहुत जो बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी हैं उनको बैठा दो। सचिन तेंदुलकर, अब उनको बेचारे को वहां क्या मतलब है? वो हमने सुना है कि वो गए भी नहीं ज्यादा दिन, और उनको लाखों रुपए पेमेंट कर दिया गया होगा। अब वो लोग वहां गए भी नहीं। रेखा जी के पास टाइम कहां है, वहां जाएंगी? अब कदाचित ही वो लोग गए होंगे, जबकि नियमित रूप से वहां जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए। लेकिन जब उनकी रुचि ही नहीं है उसमें, आप उनको वहां ले जाके टांग दिए। अब ऑलरेडी उनके पास एक रोजगार है, उनके पास आर्थिक दुनिया भर के संसाधन है, वो फिल्म लाइन में है, करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं, अब उनको और पेमेंट किया जा रहा है। अरे कौन सा उनके घर में राशन कम है भाई? पेमेंट काहे के लिए? वो तो राशन पानी जीवन के गुजारे के लिए है कि तमाशा मचाने के लिए? चौतरफा लोग भूखों मर रहे हैं और आप एक घर में सैलरी पर सैलरी और संसाधन पर संसाधन भरे जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखें आप। समाज में जब भी न्यायोचित चिंतन होगा तो पात्रता की बात आएगी।
कि 4 कर्म हैं और 4 ही पात्रताएं हैं, कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, और 4 ही पात्रताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। इन चारों पात्रताओं की जांच करो, इनके अनुसार नियुक्तियां दो। गुरु पूर्णिमा यहां इसी 4 की पूर्णता तक ले जाती है आपको। अगर समाज को आप एक न्यायोचित व्यवस्था दो तो समाज कहां पहुंचेगा, उसका जीवन कितना सुंदर होगा, आप कभी विचार करके देखें। और पूरे समाज का मतलब केवल भारत के समाज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है एक्चुअली। आज चीन आप पर आक्रमण कर रहा है, न्यायोचित व्यवस्था आप बनाइए, ये सब आक्रमण खत्म हो जाएंगे। न्यायोचित व्यवस्था ये कहती है कि प्रत्येक राष्ट्र को एक समान उसकी भूमि होनी चाहिए। ये छोटा बड़ा क्यों राष्ट्र बनाते हो कि एक दूसरे में कब्जा? अगर ये घोषित हो कि हर ग्राम पंचायत 8 बाई 8 स्क्वायर किलोमीटर की होगी, तो ग्राम पंचायतों के बीच में जमीन को लेके लड़ाई खत्म। फिर उसके बाद ऐसी 10 ग्राम पंचायतों पे एक जिला पंचायत, फिर ऐसी 10 जिला पंचायतों पर एक प्रदेश पंचायत, फिर ऐसे 10 प्रदेश पंचायतों पर एक देश पंचायत घोषित करो, फिर ऐसे सभी देश पंचायतों की मिलाकर एक विश्व पंचायत घोषित कर दो। इतना लड़ाई लुट्टा करने की क्या जरूरत है? वो कभी भूटान पर कब्जा किए ले रहा, अभी बताया कि भूटान में भी उसका कुछ जमीन निकाल रहा है। वो नेपाल पर कब्जा कर लिया 11 जगह, भारत में घुस गया कई जगह। अब ये बताओ, ये बार बार एक दूसरे की जमीन में क्यों घुस रहे हो भाई? क्यों प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तुम्हारा? न्यायोचित तुमने कोई राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं अपनाई है। दूसरी बात, 2 राष्ट्र के बीच में अगर कोई लड़ाई है, कोई कहता है कि हमारा जमीन इधर उधर, तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम जाओ ना विश्व न्यायालय। दूसरे को तो बताते हो कि आपस में लड़ोगे तो जेल में डाल देंगे। आप 2 आदमी लड़ जाइए, 2 नागरिक, तो आपको जेल में डाल देंगे, दोनों को उठा के। तो इसका मतलब यह है कि विश्व न्यायालय भी ठंडा है, वो इन दोनों को जेल में डाल नहीं देता। जो 2 देश आपस में, ये 20 उन्होंने मारे, 30 इन्होंने मारे, ऐसा क्यों करते हो भाई? ये तो अपराध है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व न्यायालय को इसमें दखल करना चाहिए था और कहता कि तुम आपस में लड़ने का तुम कानून हाथ में क्यों ले रहे? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मसला है। अंतर्राष्ट्रीय मसला है, तुम्हें कोई दिक्कत है, चीन कब्जा कर रहा था, तुम उनको बताओ। आप वहां जाइए, दावा कीजिए कि चीन ने हमारा, यहां देखिए हमारी सीमा रेखा ऐसी थी, इन्होंने यहां अंदर कर लिया। नहीं जा रहे, क्यों? न्याय पसंद नहीं है। शायद न्याय किसको पसंद नहीं है? जब आप अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो ना न्याय पसंद आता है, ना न्यायालय, ना पुलिस। अभी देखो, सुना है कानपुर में कोई विकास दुबे नाम का आदमी, वो उसे न्याय पसंद नहीं होगा, तो जब पुलिस गई तो पुलिस पर फायर झोंक दिया। अब बेचारे उसमें 8 पुलिस वाले मारे गए, उसमें 3 इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और सुना है कि कोई बड़ा अधिकारी भी। तो अब ये बताइए कि, और कई घायल भी अभी पड़े हैं। इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग, अब उसको पसंद क्यों नहीं है? उसने वही काम तो किया जब आप वहां चीन और भारत लड़ रहे हो। आप क्यों नहीं गए न्यायालय? और उन्होंने पुलिस क्यों नहीं भेजी? उनको भेजना चाहिए था कि देखो वहां पर ये आपस में 2 सेनाएं क्यों लड़ रही हैं। विश्व न्यायालय आपने बना भी रखा है और विश्व न्यायालय का आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं उसका। ये क्या व्यवस्था है? आप संयुक्त राष्ट्र संघ भी बनाए हैं और उसका कोई वजूद भी नहीं दिखाई देता, वो कहीं दखल भी नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे ये विवाद को रोकने के लिए वो बना ही इसीलिए था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी ही इसलिए गई थी कि ये जो वर्ल्ड वार हुआ था पीछे, वर्ल्ड वार से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। और फिर से वर्ल्ड वार चारों तरफ मचा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, न टीवी पे दिखाई देता। ये कहां विलुप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ? और कौन है उसका पदाधिकारी? इतना साइलेंट कैसे है वो? विश्व न्यायालय कहां है? ये कहते हैं वर्ल्ड कोर्ट है, और कहीं उसकी कोई भूमिका नहीं, ना वो नोटिस जारी कर रहा, ना रोक रहा, ना कुछ कर रहा, बोले लड़ो आपस में। तो इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तल पर ही अपराध चल रहा है, और अपराध के बिना कोई युद्ध होता नहीं। कोई भी लड़ाई का मूल कारण अपराध ही। जब किसी के हितों का नाश होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है,
और जो उसके हितों का नाश कर रहा है उसके और उसके बीच में लड़ाई होती है। और ये लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही न्यायालय की जरूरत पड़ी। तो न्यायालय कहां विलुप्त हो जाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट की चलेगी नहीं, क्योंकि चीन नहीं सुनेगा, वो कहेगा तुम, ये तो तुम्हारा कोर्ट है, तुमने अपने पक्ष में फैसला कर लिया। इसीलिए वर्ल्ड न्यायालय चाहिए जो हर देश के बीच के विवादों को सॉल्व करे। अच्छा, ये जा ही नहीं रहे, न चीन गया न भारत जा रहा। कायदा क्या था कि जब चीन ने तुम्हारी जमीन में हस्तक्षेप किया तो तुमको जाना चाहिए था, ये गए नहीं। ये सिर्फ एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, आंख में आंख डालकर बात करो। क्यों कर रहे हो भाई आंख में आंख डालकर बात? 56 इंच का सीना दिखाओ एक दूसरे को। नहीं, क्यों दिखा के क्या करोगे? वहां जाओ न्यायालय में, एक दूसरे को सीना दिखाना, एक दूसरे को आंख दिखाना, आंख में आंख डालकर भारत बात करेगा। इतना गुस्सा क्या जरूरत है इसकी भाई तुमको? पाकिस्तान भारत रोज लड़ रहे हैं और हम लोग बचपन से इस बात को सुन रहे हैं। एक दिन की लड़ाई नहीं, बचपन सुनो, अब सुनते जाओ। ये हमेशा लड़ते रहेंगे। चक्कर क्या है? ये लड़ते किसी और चक्कर में हैं और आपके सामने नौटंकी करते हैं। दरअसल इसके पीछे इनके सब आंकड़े दूसरे हैं। कारण निहित स्वार्थों में डूबे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थों के, जनहित की बात नहीं करते हैं। जनता के प्रत्येक सदस्य का, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का समुचित हित, समान और उचित हित सिद्ध होना चाहिए। ये देखना राष्ट्र की प्रत्येक सरकार और सभी न्यायालयों और विश्व न्यायालय का कर्तव्य है। लेकिन जब ये सब गलत हाथों में चले जाते हैं, क्यों गलत हाथों में चले गए? क्योंकि समाज में आपने पात्रतानुसार पदोन्नति की व्यवस्था त्याग दी। यही न्याय था। आप जिस पद के योग्य हैं उस पद पर आप नियुक्त हों, यही प्रथम न्याय है और यही न्याय सारे न्यायों का न्याय है, आधार है। ये सभी न्यायों को संभव बना देता है यदि आप इस पर अमल करें। तो ये देखें, गुरु पूर्णिमा आपको बताती है कि आपका व्यक्तित्व पूर्णता की ओर जाए, चारों डायमेंशन आपके विकसित हों और विकसित होकर के आप पूर्णता को प्राप्त करें। इसीलिए गुरु पूर्णिमा शब्द इस्तेमाल होता है। पूर्णिमा जाहिर है कि पूर्णमासी से संबंधित है। चंद्रमा जब पूर्णता को प्राप्त हो तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा पूरा प्रकाशित हो जाए, कुछ अंधेरा है तो पूर्णिमा नहीं, और वो बढ़ते बढ़ते थोड़ा 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 प्रकाश बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जब पूरा चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है तो कहते हैं कि पूर्णता को प्राप्त हो गया, इसलिए आज पूर्णिमा है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। आप जब ये 3 स्तर रजोगुणात्मक हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, जब ये तीनों स्तर आप विकसित कर लेते हैं तो चौथे में प्रवेश होता है, आपका सूर्योदय हो जाता है। तो चंद्रमा के बाद सूर्य जो है वो प्रकाश का सब स्रोत है और चंद्रमा का भी वही स्रोत है। चंद्रमा भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, इसीलिए ये नीचे के तीनों जो क्यूज हैं ये एस क्यू के द्वारा ही प्रकाश को प्राप्त होते हैं। नेतृत्व के द्वारा ही नीचे का प्रशासन, वाणिज्य और कृषि क्षेत्र प्रकाशित होता है। इसे समझ लें ठीक से, ये बहुत बड़ा विज्ञान है और भारत को समझने के लिए इन सब बातों से होके आपको गुजरना होगा। भारत सत्य के शाश्वत और सनातन धर्म का क्षेत्र है, लेकिन इसका जब सनातन धर्म ओवरलुक कर दिया जाता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि हो जाती है, उसकी क्षीणता हो जाती है, वो ग्लानि को प्राप्त होता है, तो अधर्म बढ़ता है। अधर्म कई नामों से, अधर्म हिंदू धर्म के नाम से आ सकता है, अधर्म इस्लाम धर्म के नाम से आ सकता है, ईसाई धर्म के नाम से आ सकता है, बौद्ध धर्म के नाम से आ सकता है, जैन धर्म के नाम से आ सकता है। इनको सबको सत्य में रस नहीं, सत्य में रस नहीं। और यो वही सधर्म सत्यम वही तत्, सनातन धर्म कहता है जो कुछ भी सत्य होता है उतना ही था। अगर 2 + 2 = 4 होता है तो उसमें तुमको आस्था करना पड़ेगा, तभी तुम धार्मिक कहलाओगे। और अगर 2 + 2 = 4 में आस्था तुम्हारी नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। जो कुछ भी बात सही सिद्ध हो जाए उसे घुटना तोड़ के स्वीकार कर लेना ही धार्मिक होने का प्रमाण है।
आज जितने भी दुनिया के लोग हैं, जितने भी ये धर्म हैं, इनके सबके समक्ष हमने सही बातें रखी और ये तर्क से ये चारों खाने चित्त भी हो जाते, इसके बावजूद भी ये सही बात नहीं मानते। एक छोटी सी बात है, एक को शिक्षा दो, दूसरे को ना दो, और दोनों ही विद्या विहीना पशुवीर समाना हो जाएंगे। विद्या नहीं दोगे तो इनकी मानवता ही मर जाएगी। तो दोनों के लिए विद्या उतनी महत्वपूर्ण है। तो विद्यारंभ संस्कार करा के 25 साल इनको पढ़ाना, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये सनातन धर्म था, इसे क्यों नष्ट कर दिया आपने? अब आप हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, सिख बन गए, बौद्ध बन गए, जैन, भाग भाग के बने हो इस धर्म से। अब हम अपील करते हैं, लौट आओ भैया, वापस आओ, सनातन धर्म में वापस आओ, 25 साल विद्यार्थी जीवन स्वीकार करो, और तभी तुम सनातन सच्चे धार्मिक होगे। अगर तुम एक को शिक्षा देते हो दूसरे को नहीं, तो तुम्हारे धार्मिक होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। तुम कभी नैतिक नहीं हो सकते, तुम कभी धार्मिक नहीं हो सकते। तुम अंट संट कोई भी धर्म लिए घूमो पाखंड, और तुम कितना पूजा पाठ करते हो, कितना दूसरा गंगा नहाते हो, कि कितना नमाज पढ़ते हो, कितना क्या क्या करते हो, ये सब तुम्हारे धार्मिक होने का कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि ये सब चीजें सिर्फ तुमको धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए थी, धार्मिकता नहीं थी। नमाज में तुमने कहा कि अल्लाह तुमको नेक राह पर चलाए, बदी के राह से हटाए, तो तुम नेक राह पर चलने की प्रार्थना तो कर रहे हो। वैदिक प्रार्थना भी यही थी, अस्तो मां सदगमय, कि तुम असत नहीं, गलत नहीं, बदी का रास्ता नहीं, सत का सही रास्ता, नेकी का रास्ता माने न्याय का रास्ता। जो जब अन्याय करते हो तो उसी को बदी कहते हैं, बदमाशी कहते हैं। तो बदमाशी का रास्ता और इधर सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, न्याय का रास्ता। न्याय कहता है जो एक है वही दूसरा है, तो जो एक का अधिकार है वही दूसरे को भी अधिकार दो। इतनी सी बात आप सबको समझ में नहीं आ रही? एक को शिक्षा देते हो दूसरे को नहीं। आज भी भारतवर्ष में 70% नागरिकों को आपने अनपढ़ रखा हुआ है। अब देखिए, शिक्षा 25 साल तक सबको मिलना चाहिए था, और ये राजकोष बनाए इसीलिए, तो उस पैसे का करोगे क्या? न्याय कर दो तो सेना पर जितना खर्च करते हो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ज्यादा हथियार करना। लड़ाई होती ही अन्याय के कारण है, तो अन्याय बंद करो ना, न्याय शुरू करो, तो अन्याय अपने आप गायब हो जाएगा, लड़ाई रुक जाएगी। लड़ाई रुकी तो अनावश्यक जो आप गोला बारूद बनाने पर खर्च कर रहे हो वो सब रुक जाएगा, और वो आप स्कूल बनाने पर लगाओ, आप वो अस्पताल बनाने पर लगाओ, आप वो रोजगार केंद्र खोलने में लगाओ। हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट फंड बना दो। हर सरकार को हमने लिखा, सबको प्रस्ताव दिया, ना वो शिक्षा फंड, एजुकेशन फंड बनाने के लिए तैयार है, ना एम्प्लॉयमेंट फंड बनाने के लिए तैयार। और पैसा कहां ले जाते हैं? 50 लाख करोड़ रुपए सारे ही मिलके, ना शिक्षा ना रोजगार। अब दो ही आपकी समस्याएं हैं, सनातन धर्म ये दो ही चीजों को, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में आपकी शिक्षा को 25 साल कंप्लीट गारंटी देता है, और उसके बाद एक रोजगार की गारंटी अनिवार्य रूप से गारहस्थ आश्रम के द्वारा देता है। वो कहता है पहले यहां पर आप अपना वर्णोत्थान करो, अपने व्यक्तित्व का विकास करो, और ये चारों डायमेंशन ऊंचा करो। जब ये चारों डायमेंशन ऊंचे हो जाएंगे तो उस समय आपको इन्हीं पात्रताओं के अनुसार ही गारहस्थ आश्रम में ले जाया जाएगा। विद्यार्थी जीवन में जो पात्रता आपने विकसित करी है उसके द्वारा आगे वहीं टेस्ट होगा, और टेस्ट होकर PQ, IQ, EQ, SQ जैसा आपका पात्रता क्रम सिद्ध होगा, उसी के अनुसार आपको कर्म पद और संपदा का स्वामित्व प्राप्त होगा गृहस्थ आश्रम में जाके। तो एक पहले शिक्षा, फिर उसके बाद रोजगार, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। अब ये दो ही तो आपके मौलिक ये आश्रम बनाए गए थे। तीसरा आश्रम शोध अनुसंधान के लिए है और रिसर्च वर्क है, ऋषि का काम है, ऋषित्व का कार्य है वो। चौथा जो है धर्म प्रचार का है, परिव्रजन, सन्यासी परिव्राजक होता है, वो इसी धर्म का प्रचार करता है कि सबको शिक्षा दो, सबको रोजगार दो। सन्यासी का एक ही काम है, और ये काम छोड़ के बाकी सब अपना अपना टंट घंट कर रहे हैं, निजी जीवन के विकास। कोई कहता हम उद्धार कर रहे हैं अपना, सन्यास मोक्ष पाने के लिए सन्यास लिए। नहीं, सन्यास मोक्ष पाने के लिए नहीं है, सन्यास श्रमनिष्ठा है। ये जो मोक्ष पाना है वो सब ब्रह्मचर्य आश्रम है। प्रयास अपने निजी जीवन के लिए जो करना है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है।
तो पहला जो आश्रम है वो अपने व्यक्तित्व के उद्धार के लिए है, दूसरा आश्रम पारिवारिक कर्तव्य है। पहला अपने प्रति कर्तव्य, फिर दूसरा परिवार के प्रति कर्तव्य, तीसरा जो वानप्रस्थ आश्रम है वो समाज के प्रति कर्तव्य है। समाज के लिए आप उचित शोध अनुसंधान करिए, समाज को ऊंचा उठाइए, समाज के लिए अच्छी अच्छी चीजें शोध करके दीजिए, हर अच्छी औषधियां बनाइए, अच्छी चीजें दीजिए, अच्छे उपकरण बना के दीजिए ताकि समाज ऊंचा उठ सके। फिर इसके बाद संन्यास आश्रम चौथी श्रम निष्ठा है जो पूरी समष्टि के प्रति है। समष्टि को ऊंचा उठाइए, समष्टि को अच्छे संस्कार दीजिए, समष्टि को अच्छा पुण्य सिखाइए। तो ये सत्य प्रेम न्याय पुण्य की प्रतिष्ठा के लिए ही ब्रह्मचर्य आश्रम, गारहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम थे। भारत के पूरे सनातन धर्म को जैसे जैसे आप समझेंगे तो लट्टू हो जाएंगे। और आप अकेले हिंदू नहीं, सनातन धर्म को समझने वाला यहां से अमेरिका तक जो कोई भी आदमी इसे सुनेगा और ठीक से समझ जाएगा, वो इसके चारों तरफ इर्द गिर्द नाचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसी को स्वीकार करेगा, इसी को जिएगा। आप इसे जैसे जैसे प्रतिष्ठित करेंगे, हम लोग जैसे जैसे इसे प्रतिष्ठित कर रहे हैं, पूरी दुनिया का झुकाव इसकी तरफ हो रहा है। ऐसे बच पाना असंभव है, क्योंकि ये निपट सच है और निपट सत्य ही धर्म है। तो दूसरा कोई स्वीकार क्यों करेगा कुछ? पूरी दुनिया अभी वापस आएगी इसी बात पर कि 25 साल सबको शिक्षा मिली। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, इसका क्या मतलब है? आप 25 साल बच्चा है उसको पढ़ाई होना चाहिए, दूसरा एक रोजगार मिलना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का क्या मतलब है? अब बोले सब आपस में भाई, अरे वहां भाई भाई करने की जरूरत ही नहीं, आप शिक्षा रोजगार दो, सब भाई भाई अपने आप सिद्ध हो गए। उनको भाईचारा पढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ना तुम शिक्षा दे रहे हो ना रोजगार दे रहे हो उनको, तो उनकी लड़ाई चल रही है कब्जे की, एक दूसरे पर कब्जा कर रहे हैं, एक दूसरे का छीन झपट रहे हैं। तो इस लड़ाई को शांत करने के लिए तुम ऊपर से आते हो मरहम लगाने, अरे वो शिक्षा रोजगार दे दो, मरहम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़ाई नहीं होगी। तो सारी नौटंकी जो जिस कारण से चल रही है उस कारण का निवारण करो। युद्ध जिस वजह से, भारत चीन का युद्ध क्यों हो रहा है, सोच के देखना। भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों हो रहा है, सोच के देखना। भारत नेपाल की क्यों ठनी हुई, सोच के देखना। ये आपस में क्यों ठनी है? उत्तर दक्षिण कोरिया क्यों लड़ रहे हैं, ईरान इराक क्यों लड़ रहे हैं? अभी इसराइल ने कल आग लगा दिया उसके ईरान के किसी सेंटर पर। ये सब एक दूसरे के विरोधी क्यों बने हुए? इनके आपसी संघर्ष क्यों है? न्याय नहीं है। न्यायशील एक व्यवस्था लाइए, प्रतिष्ठित करिए, सारे झगड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सब मिट जाएंगे। झगड़ा जो है न्याय की मांग करता है, न्याय नहीं है तो झगड़ा होता है। आप झगड़े के पहले न्याय नहीं करते हैं, झगड़ा के बाद न्याय की बात करते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। नहीं नहीं, न्याय कर दो तो झगड़ा ही नहीं होगा। ये रहस्यमयी बातें, इनको धीरे धीरे समझने की जरूरत है। और चूंकि इनको समझाने वाले खत्म हो गए थे, इसीलिए जैसे जैसे ये दुनिया का विकास होगा, ज्यादा विकसित लोग सामने आते जाएंगे, आपको सही जानकारी स्वतः मिलने लगी और आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। आज का चूंकि समय ये समाप्त हो रहा है, तो आप सबने अगर किसी ने इसमें कोई प्रश्न डाला हो तो हमको बता दें। नहीं है कोई बात नहीं, अभी आदमी इतना समझदार नहीं हुआ है। ये तो पिछले हम 30 साल से बोल रहे हैं। बुद्धिमानों के सभा में भी जाके हमने जब लोगों से इस रखी बातें 4-4 घंटा 8-8 घंटा बोलने के बाद भी जो हमने कहा कि कोई प्रश्न हो तो उठाओ, साइलेंट। यूनिवर्सिटीज में ये हाल हो जाता है, ये कॉलेजेस में ये हाल हो जाता है, वकीलों के बीच ये हाल हो जाता है। और जहां हम तो बुद्धिजीवियों के बीच ही बोलते रहे, लेकिन वहां पे सब आदमी की उसकी आत्मा को ही मार दिया गया है। मनुष्य में ना कोई विचार तंत्र उसका काम कर रहा है, ना उसका कोई भाव तंत्र काम कर रहा है। मरी हुई आत्मा के लोग, जीवन की आशा उनको कहाँ है? चारों तरफ सिर्फ युद्ध है उनके लिए, चारों तरफ झगड़े हैं, लफड़े हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, जाति जाति लड़ रही है, वर्ग वर्ग लड़ रहा है, स्त्री पुरुष लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। क्यों? सत्य का पाठ ही नहीं पढ़ाया गया। सत्य कहता है कि तुम्हारी आत्मतः तुम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, कोई दूसरा इस दुनिया में है ही नहीं। तो झगड़ा यहां कहां? विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करता है सत्य। और ये सब ज्ञान और विज्ञान लोगों को दिए ही नहीं जा रहे हैं, झगड़े का ज्ञान जरूर खूब दिया जा रहा है। तो इस वजह से लोगों में परेशानियां हैं, लोगों के व्यक्तित्व को कुंठित कर दिया गया है। और गुरु पूर्णिमा आप सबके जीवन में
ये आपके व्यक्तित्व में सहायक सिद्ध हो, इस शुभकामना के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आगामी किसी कार्यक्रम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की।